इस वीडियो में सोराइसिस की 3 बेहतरीन रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सोराइसिस का शिकार हैं तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत आसान रेमेडीज हैं जिन पे आप अमल कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस्म अपने खिलाफ ही एंटीबॉडीज पैदा कर लेता है। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज ऐसी केमिकल प्रोटीन्स होती हैं जो जिस्म का मुदाफियती निज़ाम जिस्म के सेल्स और टिश्यूज को वायरसेस या बैक्टीरिया से बचाने के लिए पैदा करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी वजह से इन सेल्स का जीनियाती मादा तब्दील होने की वजह से, इनकी साख्त तब्दील होने की वजह से एंटीबॉडीज इन सेल्स और टिश्यूज को ही वायरस और बैक्टीरिया समझ के इन पे अटैक कर देती हैं और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो सोराइसिस में जिल्द के कुछ हिस्सों के सेल्स जिन्हें आम हालात में बॉडी 28 से 30 दिन में रिसाइकिल करती है, नए सेल्स बनते हैं। सोराइसिस में ये अमल हर 3 से 5 दिन में होना शुरू हो जाता है, यानी सेल्स तेजी से बनते और तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से जल्द सुर्ख और स्केली हो जाती है, ड्राई स्किन के छिलके बन जाते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं। और ये टी सेल डिसफंक्शन की वजह से होता है। टी सेल्स फंक्शन में खराबी की वजह से होता है। टी सेल्स हमारे मुदाफियती निजाम का हिस्सा है और इनकी बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पे जो टी सेल मसला पैदा करता है वो है TH17 सेल। सोराइसिस में TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी इनका फंक्शन तेज हो जाता है और इस हाइपर एक्टिविटी की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा होती है। दूसरी तरफ टी सेल की एक और किस्म होती है जिसे कहते हैं टी रेगुलेटरी सेल। ये सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, यानी ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। तो सोराइसिस में TH17 सेल्स का लेवल बढ़ जाता है और टी रेगुलेटरी सेल्स का लेवल कम हो जाता है। मतलब बीमारी पैदा करने वाले सेल्स का फंक्शन बढ़ जाता है और बीमारी से लड़ने वाले सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। इसमें ऑल्टर्ड माइक्रोबायोम एक और वजह, बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है और इसकी वजह ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो सकता है माजी करीब में, या बुरे लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। सिगरेट पीते हैं, मोटापा है, ब्लड शुगर का मसला है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन की वजह से, स्पेसिफिकली स्ट्रेप थ्रोट, फेरेंजाइटिस या किसी और इन्फेक्शन की वजह से मैदे और छोटी आंत में मौजूद ये माइक्रोबायोम ऑल्टर्ड हो जाता है। ये बैक्टीरिया अपनी साख्त बदल लेते हैं, फायदेमंद से नुकसानदेह हो जाते हैं और इवेंचुअली टी सेल डिसफंक्शन की वजह बनते हैं। पहली रेमेडी जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है विटामिन डी। विटामिन डी TH17 सेल्स को इनएक्टिव करता है, इनकी फंक्शनिंग को रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अगर आप रिसर्च पढ़ें, कुछ लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। तो होता ये है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान में सोराइसिस में सिंथेटिक कॉर्टिसोल प्रेडनिसोन की फॉर्म में दिया जाता है इम्यून सिस्टम को दबाने या स्प्रेस करने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल नीचे लाने के लिए। लेकिन बॉडी के विटामिन डी लेवल्स पे कम ध्यान जाता है, विटामिन डी लेवल डाउन होता है जिस्म में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि विटामिन डी नेचुरल प्रेडनिसोन की तरह एक्ट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोराइसिस सर्दियों में सीवियर हो जाता है क्योंकि विटामिन डी लेवल्स बॉडी में डाउन रहते हैं। सर्दियों में हवा खुश्क हो जाती है, हवा की नमी कम हो जाती है, सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता है, जिस्म को धूप नहीं लगती, रूटीन चेंज होने की वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से बाहर नहीं निकलते शहरों में लोग ज्यादा, सर्दियों में डाइट चेंज हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, ओवरऑल डिप्रेशन बढ़ जाता है, जो वजह बनता है सोराइसिस के सीवियर होने की। दूसरे नंबर पे है फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल। अगर मिल जाए, इससे ना सिर्फ आपको विटामिन डी मिल जाता है, विटामिन ए मिलता है, EPA, DHA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि बॉडी में जब इन फैटी एसिड्स की कमी होती है तो स्किन ड्राई और रेड हो जाती है, स्केली हो जाती है, और ओमेगा 3 वैसे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तीसरे नंबर पे हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स स्पेशली विटामिन डी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये सेल्स के ऊपर मौजूद छोटे छोटे गेट्स होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं, और इनका खुलना और किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट का इन गेट्स के जरिए उस सेल में जाना, इस अमल को रिसेप्टर एक्टिवेशन कहते हैं। इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और उसमें विटामिन डी मौजूद है तो जैसे ही ये खाना छोटी आंत में जाता है तो गॉल ब्लैडर या पित्ता बाइल सॉल्ट्स खारिज करता है। बाइल सॉल्ट्स खाने की तोड़ फोड़ करके इनमें से विटामिन डी अलग करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, विटामिन डी छोटी आंत के सेल्स में जज्ब हो जाता है और
सेल्स के अंदर तक पहुंच जाता है। तो अब यहां अगर इन रिसेप्टर्स पे कोई रेजिस्टेंस या रुकावट मौजूद हो, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म के किसी बीमारी की वजह से इन रिसेप्टर्स में जीनियाती तब्दीली हो गई है, इनकी साख्त बदल गई है, तो विटामिन डी सही तरह से जज्ब नहीं हो पाता। विटामिन डी के ये गेट्स खुल ही नहीं पाते। तो यहां पे बाइल सॉल्ट्स अपना काम करते हैं, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और बाइल सॉल्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं TH17 सेल्स को कंट्रोल करने में। फिर बाइल सॉल्ट्स रेगुलेट करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स को, इनकी फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो बाइल सॉल्ट किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक लें, खाली पेट 3 से 4 कैप्सूल खाने से पहले, ताकि इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। किसी ब्रांड का नाम ब्रांड की इजाजत के बगैर मैं नहीं ले सकता हूं। अगर किसी ब्रांड के रिव्यूज अच्छे हैं मार्केट में तो आप ले सकते हैं। और लास्ट में 2 और चीजें, फास्टिंग करें और ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करें, क्योंकि सोराइसिस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सीलियक डिजीज की तरफ भी बात जा सकती है। तो कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल और ग्लूटेन फ्री डाइट, तो इन बातों को आप फॉलो करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।